संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। पहला है कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। तो इसको देखो क्या समझते हैं कि जिस रासायनिक समीकरण में अभिकारक और उत्पाद के सभी तत्व और उनके परमाणु संख्या बराबर होते हैं, उस समीकरण को संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। यानी जिस रासायनिक समीकरण में अभिकारक और उत्पाद के सभी तत्व के परमाणु की संख्या बराबर होती है, उसे ही संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, उसे ही क्या कहते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब उसके बाद अगला आता है कि रासायनिक समीकरण को तो हम जान ले कि रासायनिक समीकरण यानी संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। यानी जिस रासायनिक समीकरण में अभिकारक, उत्पाद और उनके सभी तत्वों के परमाणु संख्या बराबर होते हैं, उसे ही रासायनिक समीकरण कहते हैं, है ना, संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब आता है कि रासायनिक समीकरण को तो जान ले कि होता क्या है संतुलित। अब संतुलित करना क्यों आवश्यक है, ये जाना है कि देखो किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है, क्योंकि उसके द्रव्यमान की संरक्षण के नियम के अनुसार कहा गया है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो कोई परमाणु संख्या नष्ट होता है, ना ही निर्माण होता है। ना ही कोई परमाणु संख्या नष्ट होता है और ना ही कोई परमाणु संख्या का निर्माण होता है। इसलिए समीकरण को संतुलित करना अत्यंत आवश्यक है। अब अगला आप लोगों का क्वेश्चन आता है कि रासायनिक समीकरण क्या है। ठीक है, रासायनिक समीकरण क्या है। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में उनके संकेत और सूत्रों के माध्यम से जिसे व्यक्त यानी दिखाया जाता है, उसे ही रासायनिक समीकरण कहते हैं। यानी जब कोई भी रासायनिक समीकरण होती है, उसके रासायनिक समीकरण में उसके संकेत अथवा सूत्रों के माध्यम से जो चीज़ दिखाया जाता है, उसे ही रासायनिक समीकरण कहते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि जिंक को आयरन सल्फेट के विलयन में, यानी विलयन का मतलब हुआ घोल में, यानी जिंक को आयरन सल्फेट के घोल में अगर डालते हैं तो क्या होता है। जब जिंक को आयरन सल्फेट के घोल में यानी विलयन में डुबोया जाता है या डाला जाता है, तो आयरन सल्फेट का घोल बदल जाता है। ठीक है, और क्या होता है कि आयरन सल्फेट बदल जाते हैं। बदलाव होने के चलते क्या होता है कि आयरन सल्फेट का रंग क्या हो जाता है कि उसमें रंग बदल जाता है। आयरन का अवक्षेपण होता है। आयरन का क्या हो जाता है, अवक्षेपण हो जाता है, और जिंक सल्फेट का रंगहीन घोल बनता है। और जिंक जो है आयरन सल्फेट के घोल में आयरन को विस्थापित कर देता है। कहने का मतलब है कि जब जिंक को आयरन सल्फेट के घोल में डाला जाता है, तो आयरन सल्फेट के घोल में परिवर्तन यानी वो जो घोल बना जाता है उसमें बदलाव होता है। उसमें क्या बदलाव होता है कि उसके रंग में बदलाव हो जाता है, रंग में परिवर्तन हो जाता है, और अवक्षेपण अभिक्रिया स्टार्ट हो जाती है, और सल्फेट का रंग रंगहीन हो जाता है। यही कहा गया है। अगला क्वेश्चन आप लोगों को क्या आता है कि श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहा जाता है। देखो, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस प्रक्रिया में जब हम श्वसन लेते हैं तो ऊर्जा जो है बाहर निकलती है। श्वसन यानी सांस लेते समय या सांस छोड़ते समय, सांस लेते या छोड़ते समय, जब सांस छोड़ते हैं, छोड़ने के दौरान हमें उष्मा के तौर पर गर्म हवा निकलती है, ऊर्जा के रूप में गर्म हवा निकलती है। इसलिए हम श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। अब आता है कि रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है। अगला आता है कि रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है। देखो, रेडॉक्स अभिक्रिया तब होती है जब ऑक्सीकरण और अपचयन एक साथ होता है। सीधे बोल सकते हैं, ऑक्सीकरण और अपचयन जब एक साथ होता है, उस अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। यानी ऑक्सीजन और अपचयन जब एक साथ होता है,
तो उस अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है ना। ज़्यादा नहीं, कम कम पढ़ाएंगे और दोबारा एक बार बता देंगे। उसके बाद आता है प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है। एक रासायनिक प्रतिस्थापन की मतलब प्र मतलब दूसरा, स्थापन मतलब स्थान, दूसरा स्थान पर जाना, यानी एक परमाणु का तत्व और दूसरे परमाणु का तत्व एक दूसरे का जगह बदलाव यानी स्थान परिवर्तन कर लेते हैं। इस अभिक्रिया को प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देख लो, एक रासायनिक के यौगिक कार्यात्मक रूप से मतलब काम करके रूप से समूह के, यानी एक रासायनिक का जो पहला समूह है तथा दूसरे समूह पर प्रतिस्थापित कर लेता है, इस अभिक्रिया को प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यानी पहले रासायनिक का यौगिक और दूसरे रासायनिक का यौगिक एक दूसरे में स्थान बदल लेते हैं, स्थान परिवर्तन कर लेते हैं, उसी को प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब आता है कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है। तो ऊष्माक्षेपी, छेपी का मतलब हुआ कि बाहर निकलना, है ना। छेपी का मतलब हुआ कि बाहर निकलना। जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा बाहर निकलती है उस अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा बाहर निकलती है उस अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। दूसरा आता है कि ऊष्माशोषी अभिक्रिया। शोषी का मतलब हो कि अंदर लेना। जिस अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण यानी ऊष्मा बाहर नहीं निकलती है उससे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जिस अभिक्रिया में ऊष्मा बाहर निकलती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो थोड़ा सा देख लेते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, जिस रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद यानी बनाया हुआ उत्पाद जो बनता है के उत्पाद के साथ ऊष्मा निकलती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। और ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है। जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण यानी ऊष्मा बाहर नहीं निकल या ऊष्मा का अंदर लिया जाता है उसे ही ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है हम लोगों का कि जब लोहे को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है, जब लोहा को कॉपर सल्फेट का जो घोल होता है उसमें डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है, इस घोल का रंग क्यों बदल जाता है, ये क्वेश्चन आया। तो जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन अर्थात घोल में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग नीले से हल्का, है ना, हल्के हरे रंग में बदल जाता है। नीले से हल्का हरे रंग में बदल जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लोहा कॉपर की तुलना में ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है। तो अब ध्यान से समझ, लोहे को कॉपर सल्फेट के विलयन में इसलिए, है ना, विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग हरा क्यों हो जाता है या रंग क्यों बदल जाता है। तो लोहे को कॉपर सल्फेट के घोल में अगर डुबाया जाता है तो विलयन का रंग बदल इसलिए जाता है क्योंकि लोहा जो है कॉपर की तुलना में ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है। मतलब लोहा जो है कॉपर की तुलना में ज़्यादा तेज़ी से फैलता है, इसलिए, है ना, विलयन का रंग बदल जाता है। अगला आता है कि अवक्षेपण अभिक्रिया। वह अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ का अवक्षेपण का निर्माण होता है। सीधे अवक्षेपण अभिक्रिया क्या है, वह अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ का अवक्षेपण होता है ना। वह अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ का अवक्षेपण का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। अवक्षेपण का मतलब हुआ कि किसी पदार्थ का बाहर निकल जाना, किसी पदार्थ का बाहर निकल जाना, ऐसे बोल सकते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ का बाहर निकलने की क्रिया होती है उस क्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया कहा जाता है। उस क्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया कहा जाता है। अब आया कि विस्थापन अभिक्रिया क्या है ना। जब अधिक क्रियाशील, जब अधिक पावर वाले तत्व, अधिक परमाणु वाले तत्व कम परमाणु वाले तत्व के यौगिक में विस्थापित हो जाते हैं, ठीक है, जाकर के मिल जाते हैं या उसमें जाकर के स्थापित हो जाते हैं, उससे क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। कहने का मतलब है कि अधिक पावर वाले परमाणु संख्या यानी अधिक तत्व वाले परमाणु की संख्या और कम तत्व वाले परमाणु की संख्या को
में विस्थापन हो जाना ही विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या होते हैं? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो बोल सकते हैं जब अधिक क्रियाशील तत्व किसी कम क्रियाशील तत्व को किसी यौगिक के साथ विस्थापित कर देता है, उस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। अब आता है द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, वह अभिक्रिया जिसमें किसी अवक्षेपण का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। कहने का मतलब है कि अवक्षेपण अभिक्रिया का को ही द्विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अवक्षेपण अभिक्रिया को ही द्विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं? वह अभिक्रिया जिसमें किसी अवक्षेपण का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं, और अवक्षेपण अभिक्रिया को ही द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जो अवक्षेपण का परिभाषा होगा वही द्विविस्थापन का परिभाषा होगा। अब अगला आता है संयोजन। क्या आता है? संयोजन। संयोजन का मतलब होता है मिलना। संयोजन का मतलब होता है मिलना। तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ, ठीक है, मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जब दो या दो से ज़्यादा पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं तो यह रासायनिक अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जस्ट उल्टा उसका कर दो कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक दूसरे को, है ना, वियोजन का मतलब है टूटना। संयोजन होने के बाद जब टूट जाता है ना, वो वियोजन अभिक्रिया होता है। जैसे देखो, जब एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। देखो यहाँ पर क्या हुआ, संयोजन में क्या हुआ कि दो या दो से ज्यादा पदार्थ मिलकर, है ना, मिलकर नया पदार्थ निर्माण करता है, वो संयोजन अभिक्रिया। और जब एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ नया पदार्थ का निर्माण करता है उसे क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया। आराम से अच्छा समझो, जब दो या दो से पदार्थ मिल करके नया पदार्थ बनाता है तो संयोजन कहलाता है। जब एक पदार्थ टूटकर नया पदार्थ बनाता है उसे क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब फिर थोड़ा सा और एक बार देख लेते हैं, है ना, और थोड़ा सा अगला देख लेते हैं। संक्षारण क्या है, इसे रोकने के लिए क्या करेंगे, बाद में देखेंगे। संक्षारण क्या है, इसे रोकने के लिए क्या करेंगे। संक्षारण का मतलब हुआ कि एक प्रकार का समझो कि किसी चीज का क्षय हो जाना, किसी चीज का क्षय हो जाना। जैसे लोहे में ज्यादा जंग लेने के चलते क्या होता है कि लोहे का भार कमता है कि घटता है? लोहे में जंग लगने के बाद लोहे का भार बढ़ता है। वो बंद करो। लोहे में जंग लगने से लोहे का भार बढ़ता है। यदि उस जंग को हटा दिया जाए तब उस लोहे का भार कम हो जाता है। लोहे में जंग लगने से लोहे का भार बढ़ता है। यदि उस लोहे से जंग हटा दिया जाए तो उस लोहे का भार कम होता है। तो कभी गलती मत करना, लोहे में जंग लगने से लोहे का भार क्या होता है? बढ़ता है। ठीक है, नहीं विश्वास होता है, लोहा रुकना, लोहा में जंग लगा हुआ, वो लोहा को तौल देना, लोहा को तौल देना, झाड़ना नहीं है, तौल देना, उस लोहे का भार क्या होगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, लोहे में जंग लगने से लोहा का भार क्या होता है? बढ़ता है। तो संक्षारण क्या होता है? जब कोई रासायनिक प्रतिक्रिया के माध्यम से किसी पदार्थ, विशेष रूप से धातु का टूटना या नष्ट हो जाता है। संक्षारण का क्या हुआ कि जब किसी कोई पदार्थ ठीक है, सड़ करके या गल करके टूट जाता है ना, या नष्ट हो जाता है, उससे वो क्या होता है? संक्षारण कहलाता है। क्या कहलाता है? संक्षारण। इसे रोकने के लिए हम उसमें पेंट कर सकते हैं, जस्ता चला सकते हैं। यानी अब ऐसे बोल सकते हैं कि लोहे में जंग लगना ही, लोहे में जंग लगकर, है ना, लोहे में जंग लगने से लोहे के जंग का झड़ना ही, है ना, जंग का झड़ना ही संक्षारण कहलाता है। क्या कहलाता है? लोहे में जंग लगना और उस जंग का लोहे से टूटकर झड़ना संक्षारण कहलाता है। इसे रोकने के लिए लोहे में पेंट लगा सकते हैं,
लोहे में है ना ग्रीस लगा सकते हैं, लोहे में जसत लेपन कर सकते हैं, ये हो सकता है। देखो लोहे को जंग से कैसे बचाए, है ना। अब ये कोई बता सकता है कि लोहे को जंग लगने से कैसे बचाना है, तो लोहे को है ना लोहे को तेल अथवा पेंट द्वारा जंग से बचाया जा सकता है, क्योंकि इनके कारण लोहे की सतह पर वायु तथा नमी नहीं है। अगर लोहा में आप लोग तेल लगा दोगे, है ना, या पेंट कर दोगे, तेल लगा दोगे तो तेल लगा हुआ में क्या होता है, पल्ला या नमी वाला पदार्थ पड़ेगा, तो वो क्या होगा, पल्ला वो जंग लोहे तक नहीं जाएगा, लोहे तक। जिस प्रकार आप लोग जब कभी देखे होंगे कि पटवा धोने जाता है ना, पटवा धोने जाता है तो उसमें कादा कीचड़ या काप जो है नहीं लगता, क्या करता है उसमें ग्रीस लगा लेता है अंग में, है ना, तो कोई चीज़ सटता नहीं है। तो वो जब निकलता है पटवा धो करके, उसके देखो ना बुलबुला टाइप का पूरा पानी सटा होता है, यानी उसके शरीर में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब बिना ऐसे करके धोना तो कई कीटाणु, कई ये क्या है घाव ताव बना देगा, और वो लगाकर जाना घाव नहीं बनता है, वही है, क्योंकि वो क्या करता है कीटाणुओं से रक्षा करता है। उसी प्रकार लोहे में जो है हम अगर पेंट लगा देते हैं तो उस या तेल लगा देते हैं तो उसमें नमी का उपयोग नहीं होगा, संपर्क में नहीं आएगा। दूसरा, लोहे पर ग्रीस की एक परत चढ़ाकर जंग से बचाया जा सकता है, लोहे पर जस्ता की पतली परत चढ़ाकर जंग से बचाया जा सकता है। क्या आप लोग आराम से बता सकते हो, ये तो ना लल्लू वाला क्वेश्चन था, हलवा वाला क्वेश्चन कह सकते हो कि लोहे को जंग लगाने से कैसे बचाया सकते हैं। लोहे को जंग लगाने के लिए है ना लोहे को तेल अथवा पेंट द्वारा जंग से बचाया जा सकता है, क्योंकि इनके कारण लोहे की सतह पर क्या नहीं होगी, नमी या वायु नहीं पहुंचेगी। लोहे पर ग्रीस की परत चढ़ाकर जंग से बचाया जा सकता है, लोहे पर जस्ता की पतली परत चढ़ाकर जंग से बचाया जा सकता है। आप लोग का पहला चैप्टर समाप्त हुआ, इससे ज़्यादा आप लोगों का क्वेश्चन नहीं आएगा पहला चैप्टर से। एक बार और थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं बस, इससे ज़्यादा आप लोग का पहला चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आ सकता, हम गारंटी लेते हैं। थोड़ा सा रिपीट और देख लो। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है ना, जिस रासायनिक समीकरण में अभिकारक और उत्पाद तथा तत्वों की परमाणु संख्या क्या होती है, बराबर होती है, उसे ही संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, क्योंकि उसमें द्रव्यमान का संरक्षण के नियम बताया गया है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ना कोई परमाणु नष्ट होता है, ना कोई परमाणु का निर्माण होता है, ना ही कोई परमाणु खत्म होता है, ना ही कोई परमाणु नया बनता है। तो इसलिए समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। 2 क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन क्या था कि रासायनिक समीकरण क्या है। रासायनिक समीकरण उसे कहते हैं, सिर्फ अपने माइंड में रखो, रासायनिक समीकरण उसे कहते हैं जिसमें परमाणु के संकेतों को, है ना, परमाणु के संकेतों को तथा उसके सूत्रों को दर्शाया जाता है, उसे ही रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या था कि जिंक को आयरन सल्फेट के विलयन में क्यों डुबाया जाता है ना, डालने से क्या होता है। जिंक को आयरन सल्फेट के विलयन में डुबाने से विलयन का रंग बदल जाता है, विलयन का रंग, घोल का रंग बदल जाता है, क्योंकि आयरन जिंक की अपेक्षा अधिक अभिक्रियाशील होता है। आयरन जिंक की अपेक्षा अधिक क्या होता है, अभिक्रियाशील होता है। अब श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या कहते हैं, ऊष्मा को बाहर ना, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि ऊष्मा यानी है ना श्वसन को छोड़ते समय ऊष्मा बाहर निकलती है, इसलिए श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। श्वसन को ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, है ना, ऊष्माक्षेपी हो गया, और श्वसन को क्या बोले, ऊष्माशोषी। जब मानव है ना मनुष्य श्वसन यानी सांस लेता है तो उसमें जो है अंदर में उष्मा क्या होता है, उष्मा प्रवेश होती है, इसलिए उसको ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। तो उष्मा का बाहर, श्वसन के दौरान उष्मा का बाहर निकलना ऊष्माक्षेपी, श्वसन के दौरान उष्मा का अंदर जाना ऊष्माशोषी बोल सकते हो। श्वसन के यानी सांस लेते समय उष्मा का बाहर निकलना ऊष्माक्षेपी, और सांस लेते समय उष्मा का अंदर जाना ऊष्माशोषी।
रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है? ऑक्सीकरण और अपचयन की जब ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों अभिक्रिया एक साथ होते हैं उसे ही रेडॉक्स अभिक्रिया कहता है। जब ऑक्सीकरण और अपचयन की अभिक्रिया दोनों एक साथ होती है उसे ही रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। उसे ही क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है? ध्यान से सुनो। जब एक रासायनिक यौगिक है ना, एक रासायनिक यौगिक का समूह दूसरे समूह में स्थापित हो जाता है, उसे ही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जब एक रासायनिक परमाणु के तत्वों का यौगिक का समूह अब उस समूह के परमाणु की संख्या दूसरे परमाणु में जाकर के विस्थापित हो जाता है, उससे ही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे देख लो, एक रासायनिक अभिक्रिया के कार्यात्मक समूह को दूसरे समूह द्वारा प्रतिस्थापन करने वाली अभिक्रिया को प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया क्या है? जिसमें ऊष्मा का क्या होता है? जब ऊष्मा बाहर निकलती है उसे ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जब ऊष्मा बाहर नहीं निकलती है ना, अंदर नहीं बोलना, जब ऊष्मा बाहर नहीं निकलती है उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। जब ऊष्मा बाहर निकलती है ऊष्मा क्षेपी। श्वसन को ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? श्वसन को ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया इसलिए कहते हैं कि श्वसन के दौरान ऊष्मा बाहर निकलने पर ऊष्मा निकलती है, इसलिए श्वसन को ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। श्वसन को ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? श्वसन को ऊष्मा शोषी अभिक्रिया इसलिए कहते हैं जब सांस अंदर की तरफ लेते हैं है ना, तो ऊष्मा अंदर की तरफ गर्म होती है, इसलिए श्वसन को ऊष्मा शोषी अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है। जब ऊष्मा शोषी कहेगा तो अंदर की तरफ सांस लेने से, और ऊष्मा क्षेपी कहेगा तो सांस को बाहर कर। आप लोग करना गर्म निकलेगा और अंदर करना है ना वो भी गर्म होगा। हमारा शरीर का तापमान जो है गर्म क्यों रहता है? दो कारण है। हमारे शरीर का तापमान, शरीर गर्म क्यों रहता है, संतुलन क्यों बना रहता है? तो कारण क्या है? हम जो सांस लेते हैं, हम जब तक सांस लेंगे हमारा शरीर का तापमान बना रहेगा। हमारे शरीर में ब्लड इधर से उधर चलता रहेगा तो हमारा शरीर का तापमान होगा। इंसान मरने के बाद उसका शरीर को छूना ठंडा हो जाता है ना। तो क्या कारण है? दो ही कारण, या तो उसका सांस का रुकना और ब्लड का चलना बंद, तभी इंसान क्या होता है? बकरी को छूते कान ठंडा हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके शरीर का टेम्परेचर जो डगमगा गया है, उसके अंदर में क्या है? बुखार है। हम लोगों का कान छुओगे तो गर्म ठंडा नहीं होगा बुखार में, है ना। हम लोगों का कान छुओगे, हम बकरी सब नहीं है, हम सब है ना। तो हम लोगों का बुखार जब भी जांच किया जाता है, या तो मुंह पर क्या लगाकर, थर्मामीटर लगाकर, या तो इस पट्टी पर देखना। बुखार छुड़ाने के लिए है ना, मथा पट्टी पर मथा दिया जाता है कि मथा पट्टी पर दिया जाता है? पट्टी मथा पर दिया जाता है, मथा पट्टी पर दिया जाता है, मथा पर पट्टी है ना, दिया जाता है, ना कि हमारे कानों में, है ना। पट्टी न दला जो भिजा के दला है ना, कोई भी पट्टी हो जिससे बुखार छूट जाए, है ना। आ गया ऊष्मा क्षेपी, ऊष्मा शोषी, समझ गए आप लोग? ठीक है। अब फिर आता है कि अब फिर क्या हुआ, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट में डाला जाता है, या जब लोहे को कॉपर सल्फेट में डाला जाता है, तब विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? वही क्वेश्चन पिछले भी था। जब लोहे को कॉपर सल्फेट में डाला जाता है, विलयन का रंग बदल जाता है। क्यों? क्योंकि है ना, लोहा क्या है? आयरन माने क्या होता है? लोहा जो है कॉपर है ना, जिंक की अपेक्षा अधिक सक्रिय होता है, इसलिए उसका रंग क्या होता है? बदल जाता है। अब क्षेपण अभिक्रिया क्या है? जिस अभिक्रिया में है ना किसी पदार्थ का अवक्षेपण होता है, जिस अभिक्रिया में किसी पदार्थ का अवक्षेपण होता है या अवक्षेप होता है, अवक्षेपण नहीं बोलना, जिस किसी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ का अवक्षेप होता है उस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन है ना, प्रतिस्थापन को ही एक प्रकार का विस्थापन बोल सकते हैं। जब अधिक क्रियाशील तत्व, जब अधिक पावर वाला तत्व कम पावर वाले तत्व में बदला बदली कर लेता है ना, बदला बदली कर लेता है, उसे क्या करते हैं? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। वही है, जब अधिक क्रियाशील तत्व किसी कम क्रियाशील तत्व की यौगिक से
से विस्थापित हो जाता है उसी को क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उसके बाद द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन आप नहीं समझते, विस्थापन अभिक्रिया आप लोग क्या समझे ध्यान से, जब अधिक अभिक्रियाशील वाला तत्व कम अभिक्रियाशील वाला तत्व एक दूसरे को क्या करता है? विस्थापित हो जाता है, वो क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया। और द्विविस्थापन का मतलब क्या? आप ध्यान से सुनो, जब अधिक अभिक्रियाशील वाला तत्व और कम क्रियाशील वाला तत्व एक दूसरे को 2 बार विस्थापित करता है उसी को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। 2 बार। हाँ, 2 बार विस्थापन, 1 बार द्विविस्थापन 2 बार। इसलिए विस्थापन को एकल विस्थापन अभिक्रिया भी कहा जाता है। विस्थापन को एकल विस्थापन अभिक्रिया भी कहा जाता है क्योंकि वो एक ही बार स्थापित करता है। द्विविस्थापन क्या हुआ कि दोनों तरफ से 2-2 परमाणु का तद विस्थापन होगा, इसलिए द्विविस्थापन अभिक्रिया। संयोजन का मतलब क्या होता है? मिलना। संयोजन का क्या होता है? मिलना। जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाता है उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब वियोजन का मतलब टूटना, है ना, बिछड़ना। जब एक परमाणु टूटकर, है ना, एक परमाणु टूटकर नया पदार्थ 2 या 2 से अधिक या नया पदार्थ का निर्माण करता है उसे क्या कहते हैं? वियोजन। वियोजन का मतलब है टूटना। हमेशा याद रखना है कि इस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक पदार्थ टूटकर नया पदार्थ बनाएगा। और संयोजन का मतलब है कि 2 या 2 से अधिक मिलकर नया पदार्थ बनेगा। संयोजन का मतलब है मिलना, वियोजन का मतलब है ना टूटना, बिछड़ना। संक्षारण, है ना, क्या आता है? संक्षारण। संक्षारण मतलब किसी पदार्थ से कोई पदार्थ का क्या होना? झड़ जाना, है ना। जैसे लोहे से कौन चीज हो जाना? जंग का झड़ जाना, है ना। तो ऐसे बोल सकते हो संक्षारण वह अभिक्रिया है जिसमें किसी पदार्थ से विशेष रूप से धातु का टूट जाता है ना। धातु का टूटना, किसी भी धातु वाले पदार्थ, है ना, ऐसा तत्व, ऐसी अभिक्रिया या ऐसा तत्व या ऐसी अभिक्रिया जिससे कोई ना कोई धातु टूटकर बिखर जाता है, उसे संक्षारण कहते हैं। संक्षारण को रोकने के लिए आप क्या करोगे? है ना, पेंट कर दोगे, तेल लगा दोगे आराम से, है ना, तेल लगा देना और मालिश कर देना, है ना, या तो उसमें ग्रीस लगा देना। ग्रीस नहीं रहेगा क्या लगा दोगे? है ना, भेसलिन लगा देना। ना वो ग्रीस बड़ी तो ये चैप्टर आप लोगों का खत्म हुआ, है ना। तो बस इतना तक ही ये क्लास।